नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और टॉप हेडलाइंस में आज यहां पर चावल है, जहां पर ट्रंप की जो ओवरनाइट स्टेटमेंट्स आई हैं उसके बाद हमने यहां पर थोड़ा सा झटका लगते हुए देखा है। इंडियन राइस एक्सपोर्ट स्टॉक्स जो हैं वहां पर गिरावट देखने को मिली है। और आपको याद भी दिला दें कि जिस तरह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स चावल के पिछले सालों में लगातार बढ़ते रहे हैं, ऑफकोर्स यूएस प्रेसिडेंट ने वहां पर इसमें टैरिफ लगाने की बात की है। कितना टैरिफ लग सकता है, आगे क्या इसके इम्प्लीकेशंस रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर गेहूं की, जहां पर 24 से 27% तक की बढ़त हमने बुआई के इलाके में आते हुए देखी है। किस तरह के नंबर्स वहां निकल सकते हैं, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट्स और सबसे पहले यहाँ पर चावल पर ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप देखते हैं यूएस की स्टेटमेंट्स को और क्या उसका इम्पैक्ट रह सकता है? देखिए, जो यूएस की स्टेटमेंट है कि पहले उन्होंने 10% से इसको 25% किया, 25 से 50% किया टैरिफ को, पर इससे हमारे राइस की एक्सपोर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2,70,000 टन सिर्फ टोटल एक्सपोर्ट है पूरे राइस का, जो बासमती राइस यूएस के लिए एक्सपोर्ट होता है। जो एथनिक वेराइटीज हैं जिसके अंदर जो हमारे बासमती की वेराइटीज है, सिर्फ वो एक्सपोर्ट होती है ब्रांडिंग के अंदर। और उसका अभी तक जब से 50% किए हुए इसको लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और पर इसके अंदर हमारे को आज भी कोई एक्सपोर्ट के अंदर फर्क नहीं है, क्योंकि जितने भी ये बासमती राइस को खाने वाले लोग हैं, सब कंज्यूमर्स जो यूरोप, आप मान लीजिए इसके अंदर मिडिल ईस्ट एशियंस जो लोग हैं, वो आज बासमती राइस को यूज करते हैं। और इसका जो फर्क है वहां के कंज्यूमर को लगा है, हमारे एक्सपोर्टर्स को कोई फर्क नहीं है एक्सपोर्ट के ऊपर, हमारे किसानों के लिए कोई नुकसान नहीं है। इवन आप देखेंगे पिछले 15 दिन के अंदर लगभग मार्केट 13 से 14% के आसपास में बासमती राइस में तेजी आई है, क्योंकि हम लोगों ने कोई नई नई मार्केटें तलाश की हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। और इसका हमारे को कोई भी फर्क लॉन्ग रन पर भी पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी मार्केट है यूएस की हमारे राइस के ट्रेड को देखने के लिए। सर, एक और चीज़ जिसकी वजह से यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया है वो राइस के प्राइसेस को लेकर है, क्योंकि अगर हम यूएस राइस फ्यूचर्स देखें तो यहाँ पर करीबन 27% तक की गिरावट इस साल में देखने को मिली है। वो जो देखने को आपको परसेंटेज मिली है वो नॉन बासमती राइस के अंदर ज्यादा है, क्योंकि नॉन बासमती राइस पहले भी पीक के ऊपर गया था भारत के बैन करने की वजह से। अब जब से खुला है और आप देखिए नीचे पीक पर आने के बाद आज नॉन बासमती राइस के अंदर भी लगभग 3 से 4% की तेजी है। वापिस जो राइस $340 पर आ गए थे, आज वापस बढ़ के 360 365 के आसपास में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और भारत के अंदर आज आप देखेंगे इतने राइस के वेसल्स खड़े हुए हैं सभी पोर्ट्स के ऊपर, कि जिनको आज लोडिंग कंप्लीट करने में बल्कि दिक्कतें आ रही हैं जो लॉजिस्टिक के लिए। अदरवाइज हमारे किसी भी राइस के एक्सपोर्ट के अंदर हमारी कोई कमी नहीं है, किसी भी प्राइसेस नीचे आने के बाद भी। और आप देखेंगे इस साल हम वापस राइस को बल्कि पहले से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और बासमती राइस के भी हमारे आंकड़े ऊपर जाएंगे, बासमती के अंदर इवन यूएस के कम ये टैरिफ वगैरह लगाने का भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, वो तो बात नंबर्स में देख के समझ ही आ रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले 3 साल के इंडिया के एक्सपोर्ट्स बनते हुए देखें तो ये साल शायद हम रिकॉर्ड बनता हुआ देखेंगे, जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन डॉक्टर गर्ग, जिस तरह से यूएस की स्टेटमेंट भी आई है, वो चाहे चावल के प्राइसेस गिरने की वजह से है क्योंकि इंडिया बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर इंडियन एक्सपोर्ट्स यूएस में, जैसे आपने कहा, कोई उसका बहुत फर्क नहीं पड़ा। ऑलरेडी यहाँ पर करीबन 50% का टैरिफ है। 10 पहले था, 50 मतलब 50 लगाया गया तो वो टोटल 50 यहाँ पर हो गया। तो इसके अलावा आपको लगता है यूएस प्रेसिडेंट कुछ और कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, करने को वो कर सकते हैं कि वो बातें कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला है, या उनके कुलीग ने बोला कि भाई इंडिया डंप कर रहा है। इंडिया डंप नहीं कर रहा है, ये मार्केट ड्रिवन है। पहले वहां के लोग इंपोर्ट करने के लिए ऑर्डर्स देते हैं, तो उसी हिसाब से एक्सपोर्टर्स नेक टू नेक एक्सपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने के या 3 महीने का जो रास्ते में राइस होता है, क्वांटिटी होती है। क्योंकि यूएस को जितना भी एक्सपोर्ट जाता है कंटेनर राइस शिपमेंट का जाता है, कोई बल्क में नहीं जाता। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज को हम लोग बल्क के अंदर काफी बड़ी क्वांटिटी में करते हैं। जो कंटेनर्स जो जाते हैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, इसको एक मुद्दा बनाना, जो एक मेरे को नहीं लगता एक ये हंसी की बात है जो यदि यूएस ट्रम्प कर रहे हैं, तो इसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि किसी भी हालत में हमारे भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर बासमती राइस को खासकर कोई भी फर्क पड़ेगा। और हम इतने मतलब दूसरी नई नई मार्केटें देख रहे हैं। अब इवन रशियन कुछ सेक्टर हैं जो बासमती राइस के लिए खुलने लगे हैं, और इसके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और 2,70,000 टन हमारे लिए पीनट है। हमारा बासमती राइस का टोटल एक्सपोर्ट नियर अबाउट 6 मिलियन टन प्लस है।
तो जिसको हम, मेरे को लगता है कि हम आने वाले साल के अंदर इसको 6.5 मिलियन टन ही करेंगे, इससे कम हमारा बासमती राइस का भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। और इसका कोई भी फर्क हमारे राइस के मार्केट पर पड़ने वाला नहीं है, ना ही हमारे किसानों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट रात दिन काम कर रही है कि बासमती राइस और दूसरे राइस का भी एक्सपोर्ट किया जाए। कंधे से कंधा मिलाकर हमारी जो फेडरेशन है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन में है, जिससे कि हर कंट्री में आज 172 कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपने राइस का। तो 172 कंट्री में यदि एक कंट्री, यदि एक यूएस बहुत छोटी सी जिसको क्वांटिटी कहेंगे हमारी मार्केट के लिए, तो कोई हमारे तो डॉक्टर गर्ग आप कह रहे हैं कि यूएस यहाँ से क्या ही कर सकता है? 50% टैरिफ ऑलरेडी है, इससे क्या अगर बढ़ाता भी है तो आपको नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ेगा? बिकॉज एक तो यूएस छोटी मार्केट है और दूसरा जो खरीदारी है वो इन एनी केस फिलहाल बनी हुई है। जी 75% भी यदि उसको कर देंगे, 100% भी कर देंगे। अब काफी कंट्रियां हैं जिसके अंदर आज 90% इंपोर्ट ड्यूटी है, उसके बाद भी वो कंट्रियां इंपोर्ट करती हैं राइस का। नाइजीरिया 90% इंपोर्ट ड्यूटी है, फिर भी उसके अंदर इंपोर्ट होता है जिसमें 1 मिलियन टन वो साल का करता है। ये तो बहुत छोटी मार्केट है। तो मेरे को नहीं लगता कि हमें किसी को भी राइस के ट्रेड को कहीं डरना चाहिए, और इससे हमारे भी ट्रेड पे फर्क पड़ेगा। पॉइंट टेकन डॉक्टर गर्ग, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ 50% पे भी जिस तरह के एक्सपोर्ट्स यूएस के होते हैं लगातार हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, क्योंकि प्रोड्यूसर कंट्रीज ने चावल अच्छा खासा इस बार उगाया है तो उसका एक इम्पैक्ट प्राइसेस पर जरूर आया है, और वो एक थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न यूएस फार्मर्स के लिए है, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट का कहना है। वेल, ये तो बात हुई चावल की, लेकिन गेहूं पर ले चलेंगे आपको, क्योंकि रबी का बुआई का इलाका यहाँ पर काफी बड़ा है। वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हमारे साथ हैं। अजय जी, अब 25% का इजाफा यहाँ पर बुआई के इलाके में देखने को मिला है, क्या कर रहे हैं किसान? नहीं, इस साल जो है आप देखेंगे तो एक रनअप जो है काफी क्विक रहा है। जो नॉर्मल कोर्स है उससे करीबन जो है 40 लाख हेक्टेयर जो है बुआई जल्दी हुई है इस साल, अगर लाइक टू लाइक डेट्स में देखें। देखिए, जो टोटल कुल एरिया है उसका जो है पूरा आंकड़ा मेरे ख्याल से और 10-12 दिन में आ जाएगा। लगभग जो है 663 लाख टन हेक्टेयर में बुआई होती है रबी के टाइम पे, और इस साल अभी तक जो है 480 लाख टन का आंकड़ा आया है, विच इज लिटिल हायर देन, आप समझ लीजिए करीबन 4 मिलियन टन ज्यादा है, मिलियन हेक्टेयर ज्यादा है पिछले साल के एवरेज में। तो ये अच्छा वेदर और अच्छा सॉइल मॉइस्चर और इन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा इस टाइम बुआई जल्दी हो रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि बुआई जल्दी हो रही है, ज्यादा शायद ही हो? बिल्कुल बिल्कुल। एंड में जो लैंड एरिया है वो शायद ही मुश्किल से बढ़े थोड़ा बहुत, पर प्रोडक्टिविटी जो है, यील्ड जो है इस साल अच्छी होने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम अच्छा रहा है, अच्छा रहने की उम्मीद है, सॉइल मॉइस्चर अच्छा है, इवन जो रिजर्वायर में वाटर लेवल्स है वो अच्छे लेवल्स पे है। तो सब कुछ जो है पॉजिटिव है, एंड बेटर यील्ड की संभावना ज्यादा है अब अगले साल। अजय जी, आई नो अभी सिर्फ बुआई ही यहाँ पर शुरू हुई है, टोटल फसल के बारे में पूछना थोड़ा सा अनफेयर होगा, लेकिन तो भी इंडस्ट्री बातें तो करने ही लगी है। क्या नंबर्स की बात कर रहे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? तो अगर सरकार के आंकड़े के हिसाब से जो है, लास्ट ईयर 113 था, इस साल सरकार ने 115 का लक्ष्य रखा है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि लास्ट ईयर के आंकड़े पे काफी लोगों ने डाउट किया था, उन्होंने कहा कि 113 नहीं हो सकता, लेकिन 110 तो जरूर रहा है। जिस हिसाब से बाजार चल रहे हैं, आज 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, बाजार एकदम जो है शांत है, सप्लाई की कोई कमी नहीं है, डिमांड साइड में प्रॉब्लम है। तो अगले साल भी जो है 115 मिलियन टन का जो एक लक्ष्य है वो मेरे ख्याल से जो है संभव है, बारिंग लास्ट मिनट पे कोई बारिश या अर्ली हीट वेव, इस तरह की जो अनसर्टेनिटीज रहती है एग्रीकल्चर में वेदर को लेके, और अगर वो स्मूथ रहा, भगवान ने चाहा, तो फिर जो है सब कुछ सरकार के हिसाब से हो जाएगा। ऑल राइट अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो वेल, वो गेहूं की स्टोरी है कि बुआई यहाँ पर जल्दी होती हुई नजर आई है, ज़्यादा शायद नहीं होगी, लेकिन जहाँ तक फसल की बात है, प्रोडक्टिविटी है और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे क्लाइमेट एंड वाटर अवेलेबिलिटी, वो एज ऑफ नाउ यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। वेल, ये तो बात हुई एग्रो की, लेकिन नॉन एग्री की बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने हमारे साथ हैं। किशोर नमस्कार। यूएस फेड मीटिंग, यूएस इंडिया बीटीए कॉन्वर्सेशन, यूएस यूरोपियन यूनियन एफटीए की बातचीत, ये हफ्ता काफ़ी भारी भरकम है। इन सब कॉन्वर्सेशंस के चलते सोने चांदी में क्या करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक सी स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में जो
जो लास्ट लेग ऑफ रैली आया है खास करके इंडियन मार्केट्स में आया है बिकॉज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन। ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी आपको इधर चाइनीज मार्केट हो यूएस मार्केट्स हो थोड़ा सा रेंज बाउंड ही है मार्केट, एंड वी आर इन दैट सेम रेंज ऑफ अराउंड 4080 टू 4200 के आसपास का जो रेंज है। आई थिंक वो रेंज से बाहर निकलने के लिए एक फ्रेश ट्रिगर चाहिए। सो फिलहाल के लिए बिकॉज इंडियन मार्केट स्लाइटली चल चुका है, मतलब इन द सेंस रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से देयर इज एन आउट परफॉर्मेंस, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर आने का चांसेस है मे बी आजकल में, जो बिकॉज फेड मीटिंग से पहले थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, तो सो इंट्राडे में थोड़ा सा बिकवाली करके चल सकता है। बट आई थिंक एफओएमसी के बाद जो टोन है कि हाउ हॉकिश और हाउ डविश द फेड विल साउंड, तो उस हिसाब से ज़्यादा आपको डायरेक्शन लेने का मौका मिलेगा। बट मेरे हिसाब से आई थिंक इट विल बी मोर डोविश स्टैंस एंड प्रॉब्ली आई थिंक दे विल बी डूइंग अ कॉशियस रेट कट, बट आई थिंक दे विल बी गाइडिंग अनदर 2 rate cuts by March or something like that. So I think that would actually trigger further upside. So फिलहाल के लिए वो सिग्नल्स नहीं है। देन मेरे हिसाब से एक दो हफ्ते का जो इंटरवल के बाद इसमें थोड़ा सा बेटर डायरेक्शन मिल सकता है। मीडियम लॉन्ग टर्म अभी भी बरकरार है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ आर हेवीली बुलिश इन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन का और थोड़ा जगह है। किशोर, पिछले 3-4 महीने से आप लगातार मेटल्स में बुलिश रहे हैं और वो रैली हमने कॉपर में बनते हुए भी देखी है काफ़ी स्टैब्लिश तरीके से, क्योंकि 1100 के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। यहाँ से जिस तरह की तेज़ी आ चुकी है, कुछ मुनाफा वसूली कंसोलिडेशन की उम्मीद है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि फेड मीटिंग भी है, ईयर एंड भी है। किस तरह से देखेंगे प्राइसेस? So I think again, so कॉपर का रैली डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया, बट आई थिंक 1110 के आसपास थोड़ा सा टेक्निकल रेसिस्टेंसेस मिल सकता है, बट आई थिंक वी आर अहेड विद फंडामेंटल्स। मेरे हिसाब से 1180-1200 रुपये के आसपास तक भी आपको अपसाइड एक्सटेंड होते हुए नज़र आएगा। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मेटल का रैली कंटिन्यू रहेगा, बट अगेन आई एम सेइंग दैट बिकॉज ऑफ द एफओएमसी थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए ये रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है। डिप्स मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं तीनों मेटल में, जिंक में, एल्यूमिनियम में, एंड आई थिंक कॉपर विल कंटिन्यू टू बी अ लार्जर मेटल विच कुड बी आउट परफॉर्मिंग द अदर्स। सो आई थिंक कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम तीनों मेटल्स में आप लॉन्ग हो सकते हैं। इवन विद इन दिस पैक एल्यूमिनियम विल बी वीकर, जिंक विल बी अ मिड लेवल परफॉर्मर एंड कॉपर विल बी एन आउट परफॉर्मर। नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि ओवरनाइट बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन अगर हम पिछले 1 महीने का, 3 महीने का, 12 मंथ्स का चार्ट निकाल के देखें तो नेचुरल गैस ने परफॉर्मेंस भी इस साल में काफ़ी अच्छी दी है। किशोर, जो रीसेंट वेरी शार्प करेक्शन देखने को मिला है, कैसे रीड करेंगे? सो आई थिंक अगेन यहाँ पे इन्वेंट्री का बहुत बड़ा रोल था कि जितना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हीटिंग डिमांड बूस्ट होना चाहिए, तो एट दिस लेवल द यूरोपियन इन्वेंट्रीज आर वेरी कंफर्टेबल दिस थिंग। सो जो मार्केट डिस्काउंट कर रहे थे कि एक बड़ा सा रैली आ सकता है, विंटर रैली जो जनरली सीजनल रैली होता है, आई थिंक देयर वर एक्सेसिव लॉन्ग्स बिल्ट अप, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे स्ट्रेस है। But again, the weather is much more conducive. But because Europe has a very comfortable inventory, actually that is actually hampering the rally to perform from here. ऑल राइट, तो ये यहाँ पर ऑफ कोर्स नॉन एग्री में किस तरह से कारोबार किया जाए उसकी लिए 10 स्ट्रेटजीज हैं। किशोर एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट। स्वागत है आपका बॉन्ड स्ट्रीट में, और आज हम बताएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड में निवेश करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सरकार बॉन्ड्स यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी डेट सिक्योरिटीज होते हैं। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जारी करती हैं, और एक निवेशक इन बॉन्ड्स में निवेश कर सकता है। तय दर पर निवेशक को ब्याज के रूप में रिटर्न मिलता है, और साथ ही साथ मियाद पूरी होने के बाद निवेशक को उसका प्रिंसिपल भी यहाँ पर वापस मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड की खूबियाँ काफ़ी सारी हैं। इसमें निवेश में जोखिम कम होता है, इसमें डिफॉल्ट होने का जोखिम ऑलमोस्ट नहीं होता,
फ्लोटिंग या फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर ब्याज मिलती है और साथ ही साथ बॉन्ड्स के आधार पर मैच्योरिटी अलग अलग रहती है। आप यहाँ पर मंथली मैच्योरिटीज़ में जा सकते हैं या फिर लॉन्ग मैच्योरिटीज़ यानी कि डेकेड या उससे भी लंबी मैच्योरिटीज़ के काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो रकम आप यहाँ पर सरकार को देते हैं उसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सरकारी डेफिसिट्स में या फिर दूसरे कामों में इस्तेमाल होता है। सरकारी बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सेंट्रल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर स्टेट बॉन्ड्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स के तौर पर आप यहाँ पर इनमें निवेश कर सकते हैं। सरकारी बॉन्ड्स उनके लिए हैं जो कम रिटर्न्स लेकिन पूंजी सुरक्षित जरूर रखना चाहते हैं, जिनके लिए एक तय और स्थिर रिटर्न काफ़ी है और जो पोर्टफोलियो में डेट को भी जगह देना चाहते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें 60-40 यानी कि 60 इक्विटी और 40 डेट होना चाहिए। तो इस डेट में यहाँ पर ये G-SECs और ये सारा का सारा जो बॉन्ड्स हैं ये काम करते हैं। कॉर्पोरेट्स बॉन्ड की अगर बात की जाए तो इन्हें सरकारें नहीं बल्कि कंपनी जारी करती हैं। लोगों से रकम जुटाने के लिए ये कंपनीज इन्हें जारी करती हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप निवेश करके कंपनी को पैसे कर्ज के रूप में देते हैं। निवेश की रकम पर कंपनी निश्चित दर से आपको ब्याज देती है और ब्याज का भुगतान साल में 2 बार यानी कि बाय एनुअली किया जाता है। यहाँ पर मिलने वाले ब्याज को कूपन भी कहा जाता है और मियाद पूरी होने पर जिस तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होता है उसी तरीके से कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको आपका जो मूलधन है यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस मिल जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में कुछ डिटेल में बताएं तो यहाँ पर निवेश पैसे कर्ज पर लिए जाते हैं, मालिक नहीं बनते हैं यानी कि आप स्टेक होल्डिंग नहीं करते हैं, आप सिर्फ पैसे लोन करते हैं। डेट में निवेश का ये एक टूल है और इक्विटी का नहीं। सरकारी बॉन्ड की तुलना में यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट बॉन्ड की तुलना में रिटर्न भी ज़्यादा होता है। सिक्योर बॉन्ड में कोलैटरल होता है और अनसिक्योर में नहीं। तो ये 2 तरीके हैं यहाँ पर बॉन्ड में इन्वेस्ट भी करने के। अब अगर इंडिया बॉन्ड्स की बात की जाए तो हाल ही में हमने G-SEC ऑक्शन में मजबूत यहाँ पर मांग आते हुए देखी है। NBFCs, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग में, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ती हुई नजर आई हैं। साथ ही साथ ज़्यादा यील्ड, ट्रांसपेरेंट रेटिंग, कॉर्पोरेट बॉन्ड की मांग यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई है अगर पिछले 2 साल का आप डेटा उठाकर देखें। साथ ही साथ जिस तरह का क्लीन स्ट्रक्चर है और सेबी के द्वारा प्रोग्रेसिव रेगुलेशन है उसकी वजह से भी हमने यहाँ पर बॉन्ड्स में अवेयरनेस और डिमांड दोनों बढ़ते हुए देखे हैं। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.